हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। और आज डिस्कस करेंगे बाल विकास CDP के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और CTET की जो प्रिपरेशन हमारी लगातार चलती जा रही है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। और चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और शेयर जल्दी से कर दें और बच्चे भी क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास चालू होगी, जल्दी से आ जाएं क्लास के अंदर। चलिए, ओके। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो बनता है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रेसमर, ऑप्शन 2 युंग, ऑप्शन 3 कैनन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्प्रेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है वो की आपका कुनेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक, जो व्यक्तित्व को जो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया था। ठीक है गाइस, तो क्रेसमर जो हैं, क्रेसमर ने जो किया था, यहाँ पर अगर हम क्रेसमर की बात करें गाइस, ठीक, तो क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। वो कौन से 3 भाग थे? एक तो लंबकाय था, और आपका दूसरा सुडोलकाय, और तीसरा था आपका गोलकाय। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ जुंग की या युंग की बात करूँ, ठीक है, इसको जुंग भी बोल देते हैं, युंग भी बोल देते हैं। तो इसने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, किसके आधार पर? सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और आपका उभयमुखी। राइट गाइस, अगर मैं स्पेंजर की यहाँ पर मैं बात करूँ गाइस, ठीक, स्पेंजर ने जो है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट था आपका सैद्धांतिक, दूसरा था आपका आर्थिक, तीसरा था आपका धार्मिक, और चौथा राजनीतिक, और पांचवा था सामाजिक और कलात्मक में वर्गीकृत किया था इन्होंने। ठीक है गाइस, और कुनेन ने जो किया था वो आपका ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों में किया था। ठीक है, तो कुनेन ने ग्रंथियों के आधार पर किया था गाइस, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट कोल एवं ब्रूस का, ऑप्शन 2 ड्रेवल का, ऑप्शन 3 डिहान का, ऑप्शन नंबर 4 है क्रो एवं क्रो का। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन आपका क्रो एवं क्रो ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्रो एवं क्रो ने ये जो है कथन दिया था। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 शैशवावस्था, ऑप्शन 3 पूर्व किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है आपका मध्य किशोर अवस्था। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किससे होती है गाइस? तो विद्रोह की जो भावना प्रवृत्ति होती है वो आपकी होती है, किससे होती है बताएंगे गाइस? तो ये होती है आपकी पूर्व किशोर अवस्था से। ठीक है, यानी कि जो पूर्व किशोर अवस्था होती है ये 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। ठीक है गाइस, और इसमें है जो विद्रोह की भावना या ज्वाला फूट पड़ती है वो आपका प्रतिबंध लगाया जाता है किस पर? आपका विद्रोह की भावना पर। ठीक है, तो विद्रोह की जो भावना की प्रवृत्ति होती है वो आपकी पूर्व किशोर अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा गाइस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट सीखने का वक्र, ऑप्शन 2 सीखने का पठार, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है स्मृति, ऑप्शन नंबर 4 है अवधान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वह आपकी सीखने का पठार कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ गाइस करेक्ट होगा, बिल्कुल सीखने का पठार। आप याद रखेंगे, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती सीखने का पठार कहलाती है। इसकी विस्तृत व्याख्या जो है हम
यहाँ पर करते हैं, है ना, तो जो वो सीखने की वह अवधि जब होती है तो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तो वह आपका सीखने का पठार कहलाता है। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो क्या है आपका। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। ऑप्शन 2 वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। ऑप्शन 3 है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ऑप्शन नंबर 4 है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो बुद्धि लब्धि ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र है। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन फर्स्ट कोहलर, 2 पेवलव, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 गेस्टाल्ट। तो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किया था आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर और कोहलर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है गाइस, तो अगर मैं कोहलर की बात करूँ तो कोहलर जो है ये आपके किस पे आधारित थे, तो ये एक मनोवैज्ञानिक पर आधारित थे। ठीक, यानी कि जो आपके मनोवैज्ञानिक में जो कोहलर थे, कोफा और लेविन और वर्दाइमर, ये मनोवैज्ञानिक के नाम से सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, कोहलर हुआ और आपका कोफा हुआ और लेविन वर्दाइमर हुआ। ठीक है, और आपका गेस्टाल्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है गाइस, और अगर मैं थॉर्नडाइक की और अगर मैं आपको बात करूं थॉर्नडाइक की, तो जो थॉर्नडाइक महोदय हैं ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद बंधन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो थॉर्नडाइक हैं ये प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन भी हैं, और ये आपके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद, बंधन सिद्धांत भी इनको कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्रों में, सामान्य कोशिका में, संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं आपके 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, याद रखें कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं गाइस। ठीक है, अगर मैं इसमें डिटेल में बात करूं, जो सामान्य मानव कोशिका जो होता है उसके जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है गाइस, कितनी होती है अभी, 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं, और ये 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है गाइस, इनमें से जो 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। ठीक है ना गाइस, और इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर जो है ये किससे संबंधित है, ये जो कोहलर है ये आपके अधिगम के से सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि अधिगम का जो सिद्धांत है इससे संबंधित है कोहलर। ठीक है, और इन्हें कोहलर जो है सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना गाइस, चलिए, और अच्छा जो कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। किस पर किया था भाई, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था कोहलर ने अपना प्रयोग। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था, और यह 7वां चिंपैंजी था जिसपे सफलता प्राप्त हुई थी, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट हल ने, ऑप्शन टू थार्नडाइक ने, ऑप्शन तीन हेपार्टी ने, या फिर ऑप्शन नंबर फोर है स्किनर ने। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये आपका स्किनर ने किया था। ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए इनका जो पूरा नाम है बीएफ स्किनर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट केटल, ऑप्शन टू थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर तीन है वर्नर, ऑप्शन नंबर फोर है आपका यहाँ स्किनर। तो बताएंगे आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है बुद्धि के तरल क्रिस्टल या प्रतिमान के जो प्रतिपादक है वो है आपका केटल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ गाइस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग नींद में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका समझ, ऑप्शन टू है अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर तीन है सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर फोर है समस्या समाधान। अगर मैं यहाँ पर बात करूं शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वो आपका सृजनात्मकता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर तीन सृजनात्मकता। ठीक है, और इसको जो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन जो प्रतिमान है इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसको कौन से नाम से जानता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलमैन नींद में से किससे संबंधित है? जो गोलमैन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन टू संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर तीन है आध्यात्मिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर फोर आपका दे लगा सामान्य बुद्धि। तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे बच्चों। यहाँ पर जो राइट है गोलमेल जो है ये आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर टू यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। संवेगात्मक बुद्धि से गोलमैन संबंधित है। याद रखेंगे आप संवेगात्मक बुद्धि से कौन संबंधित है? तो वो है आपके गोलमेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन से भिन्न है, यानी कि इनमें से कौन सा भिन्न है? पहला दिल का अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर टू है समान अवयवों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर तीन है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर फोर है सामान्यीकरण का सिद्धांत। अपना जवाब दीजिए, क्या हो जवाब होगा? यहाँ पर जो राइट है यानी कि इनमें से जो भिन्न है वो आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। वो क्यों है? क्योंकि अधिगम के लिए अधिगम का जो सिद्धांत है ये समान अवयवों का सिद्धांत है। ठीक है, अब मैं सामान्यकरण का जो सिद्धांत है सामान्यकरण यानी कि सामान्यकरण का सिद्धांत ये सभी अधिगम स्थानांतरण के लिए सिद्धांत है, जबकि ड्राइव रिडक्शन जो सिद्धांत है ये अधिगम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अधिगम का ही सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। राइट, किसने किया था? क्लार्क हल ने किया था भाई बच्चों, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञान, ऑप्शन टू है बोध, ऑप्शन नंबर तीन है अनुप्रयोग, या फिर ऑप्शन नंबर फोर है विश्लेषण। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ज्ञान। ठीक है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? वो है ज्ञान। ठीक है, यानी कि जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ये 6 चरणों में होता है। सबसे पहले ज्ञान है, उसके बाद हमारा समझ आता है, उसके बाद हमारा अनुप्रयोग आता है, उसके बाद हमारा विश्लेषण, फिर उसके बाद हमारा संश्लेषण, और उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है गाइस, ये 6 है, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, याद रखेंगे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और आपका संश्लेषण, और फिर लास्ट जो है छठा वो है आपका मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा। यानी कि एक बालक है जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण किसका होगा? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अधिगम क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन टू है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन नंबर तीन है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर ऑप्शन नंबर फोर है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि एक बालक पहले क्या साइकिल चलाना जानता था। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल वो चलाना सीख रहा है। क्या चलाना सीख रहा है? तो वो चलाना सीख रहा है आपका मोटरसाइकिल। ठीक है गाइस, तो वो जब मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो
पहले उसने क्या सीखी थी, पहले उसने सीखी थी साइकिल चलाना, ठीक है। उसके बाद वो मोटरसाइकिल चलाना सीखता, तो ये आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उसको मोटरसाइकिल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी गाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के वायु के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 21 है? तो आप अपना जवाब देंगे, क्या होगा बच्चों आपका जवाब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप जवाब दीजिए। अगर मैं जवाब की बात करूँ तो वो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 21 में जो है वे आपका शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, यानी कि अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिकार लागू किया गया था अनुच्छेद 21A में, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आप पर आपका करेक्ट होगा बच्चों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेसमैन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? एक बार और सुनेंगे, क्रेसमैन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रासकाय या फिर दुर्बल, ऑप्शन 2 सुडोलकाय, ऑप्शन 3 गोलकाय, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो क्रेसमैन ने जो व्यक्तित्व को प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया था वो आपका क्रस्काय, सुडोलकाय और गोलकाय, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि तीनों में किया था, ठीक है। याद रखेंगे क्रेसमैन जो है ये शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया था इन्होंने। पहला जो था वो था आपका लंबकाय, ठीक, जो क्रस्काय है वो था लंबकाय। पहला क्रस्काय यानी कि लंबकाय, इसको लंबकाय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आपका सुडोलकाय, जिसको आप पुष्टकाय के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 था आपका गोलकाय, ये आपका स्थूलकाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके 3 जो वर्गीकृत है, ये आपके क्रेसमैन ने व्यक्तित्व को 3 वर्गीकृत में भागा था, क्रस्काय, सुडोलकाय, गोलकाय। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो राइट आंसर है यहाँ पर वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ऑप्शन फर्स्ट बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन 2 अभिक्षमता, ऑप्शन 3 अभिव्यक्ति या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका मूल्य। तो TAT का जो उद्देश्य है वो है आपका अभिक्षमता से, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट होगा गाइस, यानी कि TAT का जो उद्देश्य है वो एक आपका अभिक्षमता का मापन करना होता है, यानी कि अभिक्षमता का मापन करता है। TAT इसकी जो फुल फॉर्म होती है TAT की, ये अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण है। अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का जो निर्माण है ये सिंह एवं शर्मा ने किया था। किसने किया था बच्चों? ये आपका सिंह एवं आपके जो दूसरे थे उनका नाम था शर्मा, ठीक है। याद रखेंगे आप, यानी कि TAT का जो उद्देश्य दिया था, यानी कि TAT अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का जो उद्देश्य था वो आपका सिंह और शर्मा ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगणन सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम, ऑप्शन 2 है स्मृति, ऑप्शन 3 है अभिप्रेरणा या फिर ऑप्शन नंबर 4 है सृजनात्मकता। तो संगणन जो सिद्धांत है यह आपका स्मृति पर बल देता है, यानी कि स्मृति पर व्याख्या करता है। यानी कि जो स्मृति है ये आपका मस्तिष्क में जो सूचनाओं के संचयन से संबंधित रहता है, मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित रहता है स्मृति। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछी है हमसे कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है।
तो ऑप्शन फर्स्ट अंतरदर्शन, ऑप्शन 2 बहिर्दर्शन, ऑप्शन नंबर 3 है अवलोकन या फिर ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोगीकरण। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंतरदर्शन, जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 21 है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मनोलैंगिक विकास। बताएंगे आंसर यहाँ पर क्या होगा। जो अल्बर्ट बंडूरा है वो आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ करेक्ट होगा गाइस। ठीक है, जो अल्बर्ट बंडूरा है ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। और बंडूरा तथा वाल्टर, कौन? बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का 1963 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। कितने में? तो 1963 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, और इसके जो सहपाठी थे वो थे वाल्टर। ठीक है गाइस, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, तो बने रहे हमारे चैनल और आपके अपने चैनल से। ठीक है गाइस, तो आपके अपने चैनल BS टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करें। यह हमारा चैनल नहीं बल्कि आप सभी का चैनल है। आप सभी यूं ही हमें प्यार देते रहें। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।